Okay, so let's start with वर्क एनर्जी एंड पावर। इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक मेरा ख्याल है हमने अराउंड 10 लेक्चर्स इसमें कंडक्ट किए हैं। सीक्वेंशियली प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरे नंबर ऑफ लेक्चर्स को एनी टाइम देख सकते हैं। ऑर्डर उसी तरीके से रखा है जिस सीक्वेंस में हमने लेक्चर को कंडक्ट किया है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमने सबसे पहले थोड़ा बहुत एलिमेंट्री आइडिया डिस्कस किया अबाउट वर्क, फिर हम एनर्जी की तरफ डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं एंड देन वी कंटिन्यू टू डिफाइन kinetic energy and some related questions to it, and then we have discussed in previous 3 to 4 lectures we have discussed about potential energy. In fact 3 different lectures I have just taken the numericals based on it. अब आज हम इस चैप्टर के एक बहुत अहम पॉइंट पर आ चुके हैं। एक बहुत अहम कंसेप्ट या बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम आज हैं, दैट विल डील दी वर्क एंड एनर्जी रिलेशन। वैसे छोटा छोटा या थोड़े लेवल पर या छोटा मोटा कह लीजिए कि हम इस बात को डिस्कस करते ही आए हैं कि वर्क डन अगर किसी जगह पे हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जिस्टेंस उसमें है, तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन अगर कहीं हो रहा है तो उसकी वजह से हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। और ये सारा कुछ हमने बहुत लॉजिकली किया कि भाई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या एक ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखा हुआ है और हम अचानक से उस पर कुछ वर्क करने लगे एंड वी मेक इट मूव, तो हम देखेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई है। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, तो आप आंसर तो यही दोगे यहाँ पे कि हमने वर्क किया था और हमारा वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी में सॉरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। सो एज वी कैन से अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। सो हम रफली इस तरीके से एक माइंडसेट बना चुके हैं कि वर्क और एनर्जी में कहीं ना कहीं कोई इंटरनल रिलेशंस हैं, और whenever we do work it directly affects the amount of energy। जब भी हम काम करेंगे तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, चाहे वो काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो। बट हम इसका एक परफेक्ट थ्योरेटिकल प्रूफ जिसे कहते हैं ना, वो डेवलप करना चाहते हैं। तो आज हम सबसे पहले एक छोटा सा थ्योरेटिकल आर्टिकल देखेंगे जिसे हम अक्सर अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं एज द हेडिंग और विद द हेडिंग ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा थ्योरेटिकल प्रूफ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखें। बच्चों जब कभी भी हम वर्क डन डिफाइन करते हैं, लेट्स से कि हम इसे बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन के रेफरेंस में डिफाइन करने की कोशिश करें। एक सेकंड, स्टाइलस थोड़ा सा मेरा वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं जरा इसको पॉज करता हूँ। स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा है एंड I'll be just starting within a minute. Okay, now we will just continue our discussion. थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से मुझे बीच में गैप लेना पड़ा। एनीवेज, सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में अक्सर इस तरीके की हेडिंग देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें बात वही करनी है हमें कि वर्क और एनर्जी कहीं ना कहीं आपस में इंटरनली रिलेटेड होते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन के साथ, जिसमें हम वर्क का अपना एक मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखते हैं, एफडीएस। करेक्ट है? या बिल्कुल परफेक्ट वे में अगर हम कहें तो हम इसे इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हैं। या चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, चले ऐसे। डीएस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस जगह पे फोर्स एफ एक्ट हो रहा है, अकॉर्डिंगली एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे डेवलप हो गया। बट बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखें, सो ये एफ जो है ना, ये ऐसे लिखा जा सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये डीएस फैक्टर जैसा वैसा। करेक्ट है? यस सर। अब इस एक्सेलरेशन को भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं और मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू दिस डीएस फैक्टर एज इट इज। करेक्ट है ये भी? तो बेटा वर्क डन का
एक फॉर्म हमको ऐसे भी मिल सकता है m dv एंड देन ds by dt। इतना मैं कर सकता हूं यहाँ पे, ये dt को जो है मैं ds के नीचे ले जाकर के लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली इसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा। अब ds जो है ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और dt जो है ये टाइम का फैक्टर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये चीज क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेरी गुड। तो वर्क डन का एक फॉर्म हमको ऐसे भी मिल रहा है m v dv, ठीक है। ये जो v मैंने लिखा ना, ये इस ds by dt के लिए मैंने v पहले लिख दिया, फिर बाद में मैंने dv लिखा। तो हमें एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्म वर्क डन का मिल रहा है यहाँ पे। अब बच्चों अगर हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल वर्क डन, तो सिंपली हमको एलिमेंटल वर्क डन जो किया गया है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल वर्क डन कंसिडर किया जो कि ds इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कैरी आउट हो रहा है, ओके। तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, बट जब मैं इसे इंटीग्रेट करने वाला हूं तो मैं dw यानी कि छोटे अमाउंट ऑफ वर्क डन में जो वेरिएबल्स हैं उसको चेक करूंगा। तो बच्चों मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है विद वेरिएबल ऑफ dv, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे जो लिमिट्स हमको लगानी पड़ेंगी इंटीग्रेशन की, वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लगानी पड़ेंगी। एंड लेट्स से दैट कि हम इसमें ये कहते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये u है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है, ओके। Now let's substitute the dw value. तो mv dv, initial velocity is u and the final velocity is v. मैं एक स्टेप और आगे यहाँ बढ़ा देता हूँ, m फैक्टर मास है, इसे कांस्टेंट मान लिया जाएगा। इंटीग्रेशन इज रनिंग ओवर v dv with the limits lower and upper u and v, initial value and final value of velocity. अब v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? v स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड, शाबाश। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन पूरा कर लेंगे तो ये बन जाएगा m v square by 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विल बी लाइक दिस। अच्छा, आप सब्स्टिट्यूशंस करें, आप इसमें अपर और लोअर लिमिट्स के पूरे सब्स्टिट्यूशंस कर दें आप यहाँ पे, तो आपको यही वर्क डन अब आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो बेटा ये वर्क डन अब आपको ऐसे मिलेगा, ये मैंने हाफ बाहर निकाल लिया m, उसके बाद आप लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 मैंने बाहर निकाला पहले, ठीक है। अब ये हाफ m फैक्टर अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल बी गेटिंग अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। आप देखो हाफ m v स्क्वायर आया माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये जो फॉर्मेट है ये किस चीज का फॉर्मेट है, कौन सी एनर्जी का फॉर्मेट है ये? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अगर हम ये कहते हैं कि v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस बात है बेटा ये चीज जो है ये हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी को बताएगी। और अगर हमारा ये कहना है कि u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो u के साथ जुड़ा हुआ ये जो टर्म है ये हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताएगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकल करके आया कि वर्क डन इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, दैट्स इट। तो आप इस चीज को वैसे जाने अनजाने में अब तक न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज कर चुके हैं, लेकिन एक मैथमेटिकल प्रूफ अगर हम देना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो चीज लास्ट में स्टेटमेंट एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से इस चीज को नोट करेंगे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, जरा नोट करें, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है कि नहीं? भूले तो नहीं ना इस बात को? यस, ये चीज याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये चीज हमें याद है, हमने इसको इससे पहले कई बार यूज किया। अब लेकिन वर्क डन के लिए तो हमने ये चीज ये इस तरीके से ऑब्टेन किया। तो आप देखें पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू ये माइनस वर्क की जगह पे आप लिख लें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस माइनस प्लस हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल आया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आफ्टर रीअरेंजिंग इट। इसका सीधा सा मतलब हम क्या निकाल सकते हैं पता है कि किसी भी इवेंट के बाद, जैसे कोलिजन हो रहा है या कोई सेपरेशंस हो रहे हैं या कोई फोर्स एक्ट हो रहा है या कोई भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो किसी भी इवेंट के बाद अगर हम फाइनल टोटल एनर्जी चेक करें ऑल सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और इनिशियल टोटल एनर्जी चेक करें ऑल सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जितनी एनर्जी फाइनली है एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी इनिशियली थी, या जितनी एनर्जी इनिशियली थी रही होगी उतनी ही एनर्जी एग्जैक्टली फाइनली हमको मिलती है। यस और नो? Yes. इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे आपने अपनी स्कूल के डेज में जो है ना 9th 10th में या 8th में भी सीखा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसका नेचर चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल वैल्यू है वो एग्जैक्टली उतनी ही रहती है जितनी उसे होनी चाहिए। ठीक हो रही है बात? ओके Yes. तो अगर मेरे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो थोड़ी देर के लिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बताओ फिलहाल इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। अब इसे अगर हम रिलीज कर दें और ये नीचे आने लग जाए, ठीक है ना, और यहाँ आ गया मान लो, वैसे वो पूरा नीचे आने वाला है, लेकिन इस जगह पे अगर मैं रेफर करूंगा तो इस जगह पर इसके पास एक और एनर्जी भी डेवलप हो जाएगी ना, Yes, sir, kinetic. काइनेटिक, क्योंकि ये चल रहा है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि भाई इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, तो आप क्या बोलोगे? Movement की वजह से। Potential energy. आप यही बोलोगे कि इसके पास जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। अगर ये पूरा नीचे आ गया तो हम बोलेंगे पोटेंशियल जीरो हो गई और पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हमारे पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, अब इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ऊपर की तरफ रखा और नीचे छोड़ दिया, तो ऊपर इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। Potential. जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Kinetic energy. काइनेटिक में। अब हमसे ये पूछा जाए कि भाई ये काइनेटिक कहाँ से आई, तो आप यही जवाब दोगे ना कि पहले इसके पास जो पोटेंशियल थी अब वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? Kinetic energy. काइनेटिक में। अच्छा अगर यहाँ बीच में कहीं पूछा जाए तो इसके साथ पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक भी होगी इसके पास, है कि नहीं? क्योंकि ये अभी Yes. हाइट पर भी है और चल भी रहा है, तो इसके पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। और ये वाली हाइट पे अगर मैं कहूं कि भाई जब इसको जस्ट यहां से रिलीज किया गया था, ड्रॉप किया गया था, तो हम कहेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो थी, जो कुछ भी थी वो पोटेंशियल ही थी। तो बहरहाल बताने का मतलब ये है कि एनर्जी का जो है ना फॉर्म चेंज होता जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। इसलिए एक सेंटेंस में हमेशा अक्सर बोलता हूं स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त, की स्टेटमेंट है, एकदम की स्टेटमेंट। किसी भी एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज के सोर्सेस हैं वो सब चेक करने का। बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं एनर्जीज के, पोटेंशियल हो सकती है, काइनेटिक हो सकती है, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कैसी फिजिकल सिचुएशन क्रिएट की है। तो उन सभी फॉर्म ऑफ एनर्जीज को चेक करके उसकी टोटल वैल्यू निकालना, और एक बात अच्छे से दिमाग में फिट करना है कि टोटल एनर्जी हमेशा जितनी थी उतनी ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, उसका अमाउंट इधर से उधर, उधर से इधर फॉर्म में उसके बदलेगा। हो सकता है पहले पोटेंशियल ज्यादा रही हो, बाद में काइनेटिक ज्यादा रही हो, पोटेंशियल कम हो गई हो। हो सकता है पोटेंशियल पूरी की पूरी जीरो हो गई हो और पूरी की पूरी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई हो। कुछ भी होगा, लेकिन टोटल वैल्यू जो हमेशा रहेगी ना, वो एग्जैक्टली कैसी रहेगी? सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, चेंज नहीं होगी, एंड दैट वी से एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जामिनेशन में अपने थियोरी पेपर में एक छोटा सा स्टेटमेंट है, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम क्या है। सो एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। द टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम ना तो कभी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है, याद रखिए, ना तो क्रिएशन पॉसिबल है और ना ही उसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एनर्जी हमने खत्म कर दी, हमने बोला भाई एनर्जी खत्म, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कन्वर्ट हो रही होगी किसी दूसरे फॉर्म में। अब वो फॉर्म हम चाहे रिकॉग्नाइज कर पाए या न कर पाए,
उसे पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, लेकिन हम ये सेंटेंस कभी नहीं बोल सकते कि हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये सेंटेंस भी हम कभी नहीं बोल सकते कि हमने यहाँ पे एनर्जी को क्रिएट किया। जब हम एनर्जी बना किसी सिचुएशन में, जब हम एनर्जी को डिफाइन कर रहे होंगे ना, तो वो किसी ना किसी प्रोसेस से होकर के वहां पे बनी होगी। हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम उसका क्या चेंज कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं। अब हमारे सिलेबस में यूजुअली ये दो ही फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, काइनेटिक, पोटेंशियल। काइनेटिक से पोटेंशियल में जाने का, पोटेंशियल से काइनेटिक में आने का, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ये थोड़ा वो, मिला के टोटल हमेशा दोनों का हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। गेटिंग इट राइट? यस Yes, sir. ओके। अब ये सुनने में समझने में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, मजेदार है, एकदम सिंपल सा है, लेकिन बिलीव मी, जब हम इसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ द स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड है, कंसेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी कैलकुलेशन बेसिस पर बहुत आसान है। इस लिहाज से भी आसान है कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन और बाकी वेक्टर्स के साथ कुछ डील नहीं करना है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम करना है, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस कंसेप्ट पर जो इलस्ट्रेशंस डिजाइन किए जाते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन को बना के आपके सामने रखे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा अभी आपके सामने, तो आपको इस बात का अंदाजा आएगा कि मैं इसे कॉम्प्लेक्स किस लिहाज से कह रहा हूं। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसा देखा जाए तो बहुत आसान है, खाली एनर्जी पहचानो, कौन सी एनर्जी कहाँ है, कितनी है, और टोटल वैल्यू को हमेशा इक्वल करते चलो, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन जो प्रोसेस के थ्रू हमको गुजरना है, या जिस तरीके की कोई फिजिकल सिचुएशन हमको बना के दी जाएगी जिसमें हमें एनर्जी का कैलकुलेशन करना होगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। इसमें फ्रिक्शन से रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट्स आएंगे, तो आपने अच्छे से ध्यान देना है। और जब कभी हम फ्रिक्शन का फोर्स लिखेंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, फ्रिक्शन वाला फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स हम लोग लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट होता है और उसके साथ हम एक नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं, ठीक है। और मोशन की डायरेक्शन को ये हमेशा अपोजिट होता है। इतनी दो बातें याद रखेंगे आप इसमें बेटा? Yes, sir. चलिए अब कंटिन्यू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये अपना नंबर 84 आ गया, मतलब इस चैप्टर में मैंने अब तक आपको 84 क्वेश्चन कराए हैं, 83 कराए हैं, एंड दिस इज नाउ 84th क्वेश्चन। 100 आराम से अपन क्रॉस कर लेंगे, 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक बॉक्स है जिसका मास है 10 किलोग्राम। अब इसको एक इंक्लाइन प्लेन पर, जिसका 37 डिग्री का इंक्लिनेशन है, हमने ऐसा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, और इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बिटवीन द बॉक्स इज 0.5। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है ये 0.5 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स ऑन द प्लेन बिफोर इट स्टॉप्स फर्स्ट टाइम। अब यहाँ फर्स्ट टाइम बड़ा खतरनाक वर्ड है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आप इमेजिन करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। देखें, सबसे पहले तो ये सोचें कि हमारे पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है लाइक दिस। मैं बड़े इत्मीनान से लूंगा न्यूमेरिकल्स, कोई गड़बड़ नहीं, जितने भी होते हैं, मतलब 3, 4, 5, 7, 10 जितने होते हैं, मैं इसमें आपको समझाने में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहेगा, ना कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को कवर करने में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं खास करके एनर्जी से रिलेटेड, हमको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक स्टेप में आएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें हमें हैंडलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक फाइनल स्टेप बनती है। वेल, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि यहाँ पे 37 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और एक बॉक्स है हमारे पास जो बिल्कुल बॉटम पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे, और हमने इसको पुश किया नीचे, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो मास है ये 10 किलोग्राम है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि अगर इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, रफनेस है, तो ये बॉक्स कितने ऊपर तक जा सकता है? What could be its distance traveled or distance covered by this box on the plane before it stops for the first time? First time का मतलब मैं आपको आखिर में समझाऊंगा कि यहाँ पे first time word क्यों इस्तेमाल किया। पहले ये तो देखेंगे ये ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकता है।
इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन जो है ये ऊपर जाने की कितनी है? बहुत आसान है। हमने इसे नीचे कौन सी फॉर्म की एनर्जी दी, ये बताएं आप मुझे। पोटेंशियल दी? क्या गलत बात कर रहे हो आप, नीचे पोटेंशियल कहां से आएगी, ये तो पूरा बकवास कर दिया आपने। इट इज नॉट ऑन हाइट, ये हाइट पे नहीं है। इट इज नॉट ऑन हाइट। तो हमने इसको वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी देने का मतलब हमने इस पे कौन सी एनर्जी लगाई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लगाई, ठीक है। तो हमने इसे बस काइनेटिक दी और इनफैक्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी है, जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। मैं थोड़ा एक दो तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। तो ये हो गया बेटा हाफ इंटू इसका मास 10 किलोग्राम है, इंटू इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 इंटू 20। ठीक हो गई बात? यस सर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने इसे कितनी दी, कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करने पे हमें पता चला 2000 जूल, ठीक है। सो ये हो गई 2000 जूल। करेक्ट हो गया बेटा बात? Yes. यस। अब ये ब्लॉक इस दी गई काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो सकता है कि यहां कहीं आ जाए, यहां कहीं आ जाए, यहां तक ये कहीं आ गया और ये रुक गया आते आते, ऊपर जाते 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 रुक गया। अब क्यों रुका होगा अगर हम इसे जरा सोचें, तो फिर वहीं से हमारा आंसर बनता है। अब लेट से कि इसने जो है ना यहां से यहां तक कुछ एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस लेट से फॉर एग्जांपल। अब बच्चों जब ये ऊपर आ रहा था ना तो इस पे दो चीजें एक्ट हो रही थी, एक फ्रिक्शन का फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस बोलते हैं इसको, और दूसरी एक और इंटरेस्टिंग सी चीज इस पे एक्ट हो रही थी। अगर आप ध्यान लगाओ, बहुत अच्छे से सोचो, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। mg mg cos थीटा, करेक्ट जा रहे हैं, n Yes, sir. mg sin थीटा। आई होप आपको ये फौरन समझ में आ गया, क्योंकि ये चीजें मैंने कई बार आपको कराई हैं, करेक्ट है। यस। Yes. आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ऊपर पहुंचते पहुंचते इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म होने वाली है? Yes. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, ऐसे सोचें कौन कौन से फोर्सेस ने अगेंस्ट में वर्क डन किया होगा? mg sin Friction थीटा and फ्रिक्शन। mg sin theta. शाबाश, फ्रिक्शन एंड mg sin थीटा, इन दोनों ने अगेंस्ट में काम किया। और इनका अगेंस्ट करना, इनका अपोज करना तब तक चलता रहा जब तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? S. S. S distance. तो इसका सीधा मतलब यह है कि इन दोनों फोर्सेस के थ्रू जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन इस एनर्जी को खत्म करने का काम करेगा। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, वर्क डन बाय mg sin theta and frictional force will finish K। करेक्ट हो गई बात? Yes. ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन देखो मोशन के बिल्कुल अपोजिट है, तो इन दोनों से जो भी काम बनेगा अपोजिट में, वही जो है इस चीज को रुकाएगा या इसकी एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करेगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mg sin थीटा में फोर्स mg sin थीटा है, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स है, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s, और ये मिला के टोटल वर्क बना। इन द सेंस ये सब मिला के किसके इक्वल होना चाहिए? करेक्ट हो गई बच्चों बात? ठीक है, आराम से चलेंगे एकदम, कोई गड़बड़ नहीं। इन दोनों का वर्क डन मिला के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी तो Yes. काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी। यस। अच्छा, अब और सोचते हैं, mg sin थीटा प्लस
Fs को मैं ऐसे लिखूंगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और मैंने क्या किया, इसमें से S फैक्टर कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू के। करेक्ट हो गया बेटा ये भी बात? Yes. Yes. यस, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कमेंट करें आप। अब आप गौर करें, mg साइन थीटा प्लस म्यू इनटू ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है फिलहाल के सिचुएशन में? mg cos theta. शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा, क्योंकि ये रहा नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर और इंक्लाइन प्लेन और ये ब्लॉक के बीच में आ रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस किया जा रहा है mg cos थीटा की वजह से, डेवलप हो रहा है mg cos थीटा की वजह से। तो ये हमको समझ में आ जाती है बात, ठीक हो गई। इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है इज इक्वल टू के। अब नंबर्स पुट अप करना शुरू करते हैं, ठीक है, या सीधे सीधे हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। S इज इक्वल टू, हमें लिखना पड़ेगा ये के डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट ब्रैकेट विच इज mg साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। क्लियर भी बच्चों बात? यस। Yes, sir. अब S का वैल्यू Yes, sir. हमने फाइंड आउट किया था, सॉरी के का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 2000। देखो सही निकाला था इधर, ये आ गया 2000, करेक्ट है। Yes. अब यहां नंबर्स को पुटअप करना शुरू करें। mg कॉमन ले लें, थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलते हैं इसको। ये हो गया बेटा साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। इनफैक्ट आप यहाँ पे थीटा की जगह बाकायदा इसकी जो वैल्यू गिवन है वो पुटअप कर लें आप। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं वैसे देखा जाए तो, 37, ठीक है। अब पहला ही न्यूमेरिकल है तो मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाह रहा, इसलिए बिल्कुल आराम से चल रहा हूं मैं। S is equal to, now continue with the numerical values. M is 10, G is also 10, sin 37 is 3 by 5 plus this is 0.5, 4 by 4 by 5. ठीक हो गई बात? Yes. Yes, sir. Now we may find this 0, and these two zeros got cancelled. 0.5 into 4, 2. 3 by 5 plus 2 by 5, 1. मतलब आप अगर ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर वाला तो 1 आ जाएगा, आंसर बचा 20 मीटर। दैट्स इट, आ गया 20 मीटर, करेक्ट है। Yes. ओके, आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। सो ये ऐसे। अब इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग किसी स्टूडेंट के माइंड में आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ही कहूंगा मैं इसको। ये तो हमारा सही आंसर आ गया मतलब। अब एक कोई स्टूडेंट जो है ना वो ऐसे सोचने लगता है, ध्यान से सुनना। ये इंक्लाइन प्लेन है मान लें बेटा, और हालांकि उसका थॉट प्रोसेस कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आंसर हम वैलिडेट नहीं करेंगे, सही नहीं आ सकता आंसर। देखें क्यों, आपको समझ में आएगी बात अभी। यहां पे एंगल है 37, यहां से हमने ये ब्लॉक को पुश किया था 20 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं सीधे सीधे लिख देता हूं क्योंकि हमको डेटा पता है। 2000 जूल की एनर्जी हमने इसको दी थी, सही बात है। Yes, sir. अब देखो बेटा, फाइनली तो वो यहां पहुंच गया। देखा जाए तो क्या उसने ग्राउंड से कुछ हाइट ले ली? Yes. तो मानते हैं कि, अज्यूम करते हैं कि उसने कुछ h हाइट ले ली। बच्चों नीचे की तरफ जब वो था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। Kinetic. ऊपर जब आई होगी तो कौन सी एनर्जी आई होगी? Potential. पोटेंशियल। और वो रुक भी गया था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई दूसरी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी? Yes. और ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पूरी की पूरी बिल्कुल मिसकंसेप्शन पर बेस कर रही है। क्या मिसकंसेप्शन है एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा एक प्रोसेस कोई स्टूडेंट कर सकता है। तो वो कहेगा बेचारा कि भाई यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आई होगी वो सारी की सारी किसके इक्वल होनी चाहिए? पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी तो हमारी कितनी थी?
2000। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। तो हमने लिखना शुरू किया 2000 इज इक्वल टू दिस m इज 10, दिस g इज 10, और ये हमने हाइट निकालनी है। तो हाइट कितनी आ गई? 20 मीटर। करेक्ट है? Yes, sir. लेकिन ये हाइट 20 मीटर आई है, हमसे हाइट नहीं पूछा इसने। हमसे क्या पूछा इसने? Distance of. ये डिस्टेंस ट्रैवल पूछा इसने, s। तो फिर हम बाद में यहाँ पे एक ट्रायंगल देखेंगे और बोलेंगे चलो ट्रायंगल से अपना काम बनाते हैं और ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो इसका रेफरेंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 37 डिग्री के हिसाब से, है ना? तो हम इस ट्रायंगल में अपना काम करते हैं और लिखते हैं sin 37। तो sin 37 हो जाएगा h/s। sin 37 हो गया 3/5, h आया 20 डिवाइडेड बाई s। तो s हो गया 20 into 5 divided by 3, that will be 100 by 3, that will be near about 33.3 मीटर। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलत किया मैंने? हालांकि ये पूरा गलत है, ये आंसर ही गलत है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें मैंने क्या गलत किया? दिस इज राइट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें मैंने गलत क्या किया? व्हाट मिस्टेक आई हैव डन हियर? सब कुछ तो बिल्कुल सही कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई, यहाँ काइनेटिक है तो यहाँ पोटेंशियल है, बिल्कुल सही काम कर रहा हूं। इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर जाते जाते सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। पूरा का पूरा सब कुछ एग्जैक्टली करेक्ट ऑर्डर में करते जा रहा हूं मैं। तो फिर गलत क्या हुआ? सोचे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल। वो गलत हुआ क्या? वो तो सही है, बिल्कुल सही है ना। वो काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल होना तो 100% वैलिड है ना। देखो यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद इसके पास कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल कहां से आई? काइनेटिक्स में से कन्वर्ट हुई। वही कन्वर्ट होके बनी। तो फिर मैंने इसमें गलत क्या किया? कैलकुलेशन भी सही किया, इक्वेशन भी सही लगा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री भी सही कर रहा हूँ, लेकिन आंसर मैं बोल रहा हूँ कि रॉन्ग है। क्या गलत हुआ? तो मैं बताता हूं आपको, यहाँ फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? Friction. फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव लेवल पर आता है कि नॉन कंजर्वेटिव लेवल पर आता है? Non-conservative. नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन किया जाता है वो पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो फ्रिक्शन का फोर्स आया तो ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा हमको। ये इस वजह से रॉन्ग हो गया आंसर। करेक्ट आंसर ये ऐसा फ्रिक्शन फोर्स हम बाकायदा वर्क डन से निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे कि हमारे पास इतनी एनर्जी थी तो वो कहां खर्च हुई, तो कितना कितना वर्क डन किसने किसने किया, वो सब हम जोड़ते गए, तब जाके फिर हमारा फाइनल आंसर आया। आ रही है बेटा बात समझ में? ये अप्रोच क्यों गलत हुआ बेटा, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, इसमें खास ख्याल रखेंगे जब कभी भी किसी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन को कंसिडर करते हुए इस तरीके का प्रॉब्लम अगर बनाया जाता है तो हम डायरेक्ट के इज इक्वल टू पी वाला फॉर्मेट कभी नहीं लगा सकते। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। के इज इक्वल टू पी वाला फॉर्मेट हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लगा सकते हैं जब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इट्स स्मूथ सरफेस, लॉस ऑफ एनर्जी का सवाल नहीं पैदा होता है। फ्रिक्शन की वजह से तो एनर्जी खर्च हो गई हमारी, वर्क डन में चला गया, ऊपर जाते जाते फ्रिक्शन रुका रहा था, फ्रिक्शन में ही हमारी एनर्जी खप गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं इस तरीके के प्रॉब्लम में कि वो सीधा के इज इक्वल टू पी वाला फंडा यहाँ लगा देते हैं और आंसर निकालते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पूरी तरीके से गलत आंसर है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ उसमें हमें पूरे पाथ का ख्याल रखते हुए लॉस ऑफ एनर्जी को कंसिडर करना होगा कि उस फ्रिक्शन की वजह से कितना काम करना पड़ा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये फंडा पूरी तरीके से गलत है। रीजन क्या बताया गया? ड्यू टू फ्रिक्शन। यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो रही है बात बेटा? Yes. याद रखें, तो पूरा ऐसे काम करना पड़ेगा।
ओके, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ये प्रॉब्लम थोड़े से टफ होते हैं। मैं बिल्कुल इत्मीनान से चल रहा हूं, मैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। हालांकि अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत रैपिडली पढ़ाया जाता है, फटाफट फटाफट कवर किया जाता है, इक्वेशंस लिखी जाती हैं, बट आई एम नॉट इन अ हरी। मैं 2 या 3 लेक्चर इसमें आपके सामने लूंगा 2-3 लेक्चर आपके सामने रखूंगा मैं इस हिसाब से, ताकि हम हर एक बात को अच्छे से समझें। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि किसी भी तरीके से फटाफट फटाफट सिलेबस को खत्म किया जाए, ऐसा नहीं। हमें लर्निंग पॉइंट पे अच्छे से फोकस करना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, ये सम एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आते हैं? ये यूजुअली 4 मार्क्स के लिए आएंगे। अब अगर आप नीट या जेई का पैटर्न देखोगे तो 4 मार्क्स के लिए आएंगे। इवन अगर थ्योरी पेपर में भी मैंने इससे रिलेटेड इस तरीके का कोई प्रॉब्लम बनाया तो इट मे बी फॉर 3 to 4 मार्क्स। चलिए, अब यहाँ भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से करना है इसको भी। देखें, पढ़ें, आराम से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें। 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर लगती है उतनी देर तक हम डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन एनर्जी और वर्क डन और उसकी कन्वर्जन और उसके एक्सचेंज होने के पूरे फिनोमेना को अच्छे से दिमाग में बिठाते चले आप कि कैसे काम होता है। ठीक है, एक बात लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको कि कहीं भी एनर्जी के कैलकुलेशन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ एनर्जी खर्च हो रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किसमें से आई, किसमें कन्वर्ट हुई, और सब टोटल मिला के हमेशा इक्वल रहेगा, बैलेंस रहेगा। ये बात दिमाग में बिठाइए। तो इस आइडिया पे अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो हमेशा इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। आप इसमें आप मुझे कंट्रीब्यूट करें, चीजों को बताएं आप मुझे। मास है 0.5 किलोग्राम ब्लॉक का, तो ये मास हो गया। पॉइंट ए से अपने इसना मोशन शुरू करना है। 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसने अपना मोशन शुरू कर दिया और वो आगे जाके टकराने वाला है एक स्प्रिंग के साथ। अच्छा, एक सेकंड रुकें, यहां मैंने एक वर्ड आपको एक्सप्लेन नहीं किया ना, मैंने बोला ना फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्यों बोला गया यहाँ पर? तो जरा सोचे बेटा, ये ब्लॉक अगर यहाँ जाता है और रुक जाता है तो क्या यहीं अटका पड़ा रहेगा कि नीचे भी आएगा वापस? नीचे आएगा। नीचे चांसेस है ना आने के इसके। mg sin थीटा अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो ये नीचे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इन्होंने बोला कि पहली बार जब तक ये रुकता नहीं है तब तक फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहली बार रुकने के प्रोसेस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो फर्स्ट टाइम इस लिहाज से इन्होंने बोला कि ये ऊपर जाके फिर नीचे स्लाइड करने का चांस रखता है। एनीवेज, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये आई वाज ऑन अ पॉइंट कि इसका मास 0.5 किलोग्राम है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने चलना शुरू किया। अब ये आगे जाके इन सेगमेंट्स को क्रॉस करते हुए इस स्प्रिंग को प्रेस करेगा। ठीक है, स्प्रिंग की एनर्जी इन्वॉल्व हो गई। स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, याद रखें। खाली याद रखो, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव में आता है, तो हमको हर स्टेप्स देखनी पड़ेंगी उसकी, कहां कहां चले, कितना पाथ कवर हुआ। बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। कंजर्वेटिव रहा तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, खाली एंड पॉइंट्स देखने होते हैं। अच्छा, तो ये आगे जाके स्प्रिंग को टकराएगा। ए बी जो पोर्शन है ये फ्रिक्शन लेस है। चलो, गुड न्यूज, ए बी में फ्रिक्शन नहीं है, अच्छी बात है। तो यहाँ कोई एनर्जी का लॉस होगा क्या? बोले, ए से बी आने में कोई एनर्जी लॉस होगी क्या? नो। नहीं होगी। कोई रुकावट ही नहीं है, कोई अपोजिशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप अपना स्मूथ निकले, कोई एनर्जी का लॉस नहीं। अच्छा, लेकिन बीसी जो पार्ट है, और इनफैक्ट बीसी से आगे का पूरा हिस्सा, ऐसे मानेंगे एक्चुअली ये बीसी की बजाय क्या होना चाहिए, बी डी होना चाहिए। इसमें करेक्शन करें आप, बी डी करेक्शन कर लें आप यहाँ पे, बी डी मतलब आगे का पूरा हिस्सा, बी से सी और सी से आगे डी तक का पूरा हिस्सा। इसमें दो तरीके के फ्रिक्शन को डिस्क्राइब किया है। स्टैटिक मतलब रुकी हुई हालत वाला फ्रिक्शन, काइनेटिक मतलब चलती हुई हालत वाला फ्रिक्शन। जब वो चल रहा होगा तब फ्रिक्शन कितना है, और जब वो जाके रुकेगा तब फ्रिक्शन कितना है। स्टैटिक मतलब क्या, जब वो रुकेगा, और काइनेटिक मतलब क्या, जब वो चल रहा है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा ठीक से? अब देखो, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यहां रुक करके मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और जब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। बस इतना ही फर्क है, बाकी फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स का वही है कि कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होंगे ना बेटा इसमें?
यस नो सर। हाँ, अब A से B का डिस्टेंस इसने 2 मीटर बताया है, फिर B से C का डिस्टेंस इसने बताया 2.14 मीटर। ठीक है, A से B, B से C, दो अलग अलग डिस्टेंसेस इसने बता दिए हमको 2.14। आगे अच्छा लंबा चौड़ा कुछ डिस्टेंस हो सकता है अकॉर्डिंगली, और ये फ्रिक्शन 0.22 और 0.2 मीटर है, 0.2 है रिस्पेक्टिवली विदाउट यूनिट। अब ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट कंप्लीटली। कंप्लीटली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहानी सिर्फ इतनी है कि ये ब्लॉक आके स्प्रिंग को टकराएगा, स्प्रिंग के साथ अंदर दबेगा, फिर स्प्रिंग चुप बैठेगी। क्या स्प्रिंग क्या करेगी? Elongation. स्प्रिंग क्या करेगी? क्या ब्लॉक को दोबारा पुश करेगी? कर सकती है ना Yes. स्प्रिंग ब्लॉक को यस पुश। यस। हाँ, तो स्प्रिंग दोबारा उस ब्लॉक को पुश कर सकती है, करेगी नहीं करेगी वो एंड में जस्टिफाई करेंगे हम, लेकिन स्प्रिंग दोबारा ब्लॉक को पुश कर सकती है, तो फिर ब्लॉक और थ्रो होगा, फिर वो कहां जाके रुकेगा वो पूरा निकालना है हमको। है ना क्वेश्चन मजेदार? अब शुरुआत कैसे करें? तो बेटा बहुत आसान है। सबसे पहले इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी निकालो कि जब ये इनिशियली चल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास? हाफ mv²। तो बेटा हाफ मास है 0.5 और v है 3 का स्क्वायर, 3 का उसका स्क्वायर हो गया 9, आंसर आया 9/4। तो आप कह सकते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 9/4 जरा डिवाइड कर लो, कितना होता है बताओ? 2.25 जूल। करेक्ट हो गई बात? यस। Yes. हाँ, अब इसको एक कहानी की तरह इमेजिन करो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ऐसे सोचो कि ब्लॉक अपनी घर से निकला, कितनी एनर्जी लेके निकला? 2.2. 2.25। 2.25 जूल की एनर्जी लेके निकला। अब इसको अलग अलग रास्ते पार करने हैं। ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, आगे चल के स्प्रिंग को दबाना है, फिर स्प्रिंग से झटका वापस खाने का है चांस, फिर स्प्रिंग का झटका अगर खाता है तो फिर वापस आके और आगे दूर दूर तक जाना है। तो इसके अलग अलग जिसको बोलेंगे ना जिंदगी के मरहले आने वाले हैं उसके। तो अब ये अपने घर से निकला 2.25 जूल की एनर्जी लेके निकले। पहले उसने क्रॉस किया ए से बी। समझे बात को? क्या क्रॉस किया उसने? ए से बी। यस। ए से बी ये पोर्शन कैसा है? फ्रिक्शनलेस। Frictionless. वेरी गुड। तो ए से बी ये पोर्शन है फ्रिक्शनलेस। मतलब क्या? नो लॉस ऑफ Kinetic energy. एनर्जी, कोई एनर्जी का नुकसान नहीं हुआ, जितनी थी उतनी अभी भी उसके पास है। तो ये ब्लॉक मैं ऐसा छोटा बना रहा हूं ताकि मैं डायग्राम आपको अच्छे से समझा सकूं। ये ब्लॉक यहां पहुंचा, कितनी एनर्जी के साथ पहुंचा बेटा? 2.25. 2.25। तो क्या हम इसके कंक्लूजन में लिखेंगे ब्लॉक इज एट बी विथ एनर्जी ऑफ 2.25 जूल? पहुंच गया बी तक, जिंदगी का पहला मरहला पार। किसने संभाला? माँ बाप ने संभाला, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। समझ आई बात? Yes, sir. हाँ, अब दुनिया में बाहर पड़ा, अपोजिशन आना चालू हो गया, उसको फ्रिक्शन आना चालू हो गया, जिंदगी के झटके लग रहे हैं, एनर्जी के लॉसेस होंगे। तो ये अपनी जर्नी अब कंटिन्यू कर रहा है बी से सी में। बी से सी में जब ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा तो क्या यहां पर फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क डन होगा? Yes. Yes. ड्यू टू फ्रिक्शन there is some negative work done। मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ब्लॉक की कोशिश है आगे जाना, है ना? ब्लॉक की कोशिश है आगे जाना और फ्रिक्शन का फोर्स उसको कहां खींच रहा है? पीछे। करेक्ट है? यस। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज सम नेगेटिव वर्क डन। अब चलो वो नेगेटिव वर्क डन कितना है निकालते हैं। तो ये वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स
इज इक्वल टू, सिंपल बात है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख लें, BC। करेक्ट है बच्चों। Yes. फ्रिक्शनल फोर्स Yes. इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूं ऐसे। अब हाउ एग्जैक्टली आई कैन राइट फ्रिक्शनल फोर्स, तो मुझे लिखना पड़ेगा म्यू के नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट BC। ठीक से काम करें। अब म्यू के कितना है बताएं। अच्छा, आपने म्यू के क्यों लिया, म्यूएस क्यों नहीं लिया? चल रहा है इसीलिए। हाँ, द ब्लॉक इज मूविंग इन दिस पोर्शन, द ब्लॉक इज इन मोशन, काइनेटिक हालत में है वो, स्टैटिक हालत में नहीं है। स्टैटिक हालत मतलब रुकी हुई हालत, काइनेटिक हालत मतलब चलती हुई हालत। तो वो चलते चलते अपना मोशन आगे कंटिन्यू कर रहा है, मोशन में है, इसलिए आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, म्यू के का वैल्यू कितना है, देखो देखो पढ़ो तो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक इज 0.22 एंड काइनेटिक इज 0.2। एक फंडामेंटल बात याद रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि किसी चीज को रोक के रखना, स्टैटिक हालत में होल्ड करके रखना, फ्रिक्शन ज्यादा रखता है उसमें। ठीक है, तो हमको पता चला कि इसका वैल्यू है 0.2 इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। आप सोचने वाली बात है, अगर मैं ब्लॉक का रेफरेंस लेता हूं यहाँ पे, तो ये ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ इसका mg। करेक्ट हो गई बात, वही हालत इधर वही हालत इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट इसने लिया। आओ जरा फटाफट निकालते हैं। तो बेटा ये हो गया 0.2, m का वैल्यू कितना था 0.5, g कितना 10, और b से c कितना है, B से C AB 2 मीटर, B से C 2.14. 2.14, तो ये डिस्टेंस हो गया बेटा 2.14। चलो कैलकुलेशन पूरा करो, तो ये हो गया 5 है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 5, 5.2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.14, तो पता चलता है 2.14 जूल इतनी एनर्जी हमारी खत्म हुई। खत्म ये वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया, लॉस ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया? Friction. फ्रिक्शन खा जाता है एनर्जी को, फ्रिक्शन रहते हुए चलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको रुकावट है, रास्ते में आपको कोई पीछे पकड़ के खींच रहा है और तब भी आप आगे जाना चाह रहे हो, तो जाहिर बात है आपकी एनर्जी तो लॉस हो जाएगी, फ्रिक्शन खा जाएगा एनर्जी को। अब हम घर से कितनी एनर्जी लेके निकले थे, 2.25. 2.5 जब तक पेरेंट्स हमको संभाल रहे थे तब तक हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं हुआ। जैसे ही हमने ग्रेजुएशन पूरा किया, दुनिया में आजाद होके बाहर निकल गए, नुकसान. दुनिया की हीट हमने महसूस की, तो हमारी एनर्जी 2.25 की क्या हो गई, 2.14। 2.14 खा दिया, खा गई, बची कितनी, यस बची कितनी, 0.1। वेरी गुड। एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट सी पर अगर आप इसकी एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे सी पर, तो लेके निकले थे 2.25, बी पर आए कुछ नुकसान नहीं हुआ, बी से सी आते आते 2.14 खत्म हो गई, तो कितनी बची अगर हमें ये निकालना है, तो बेटा इसका 0.11। सीधा सा आंसर है 2.25 में से जो खर्च हुआ वो कैंसिल करो, माइनस करो, आंसर बताओ 0.11। 0.11 जूल। करेक्ट हो गया बेटा बात, यस सर। ठीक है। अब 0.11 जूल ये एनर्जी लेके वो ब्लॉक क्या करने वाला है, इनको कंप्रेस करेगा, जाके स्प्रिंग को ठोकेगा, उसको हिट करेगा। बहुत अच्छे सेंटेंस में बोला जाए, बिल्कुल अच्छे वर्ड्स में तो बोलेंगे कि स्प्रिंग को वो जाके कंप्रेस करेगा। तो उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, करेक्ट है, करेक्ट है बात। Yes. यस सर। लेकिन एक और चीज है, इस सरफेस पे भी मैंने बोला फ्रिक्शन है, ध्यान लगाएं, इस सरफेस पे भी मैंने बोला फ्रिक्शन है, क्योंकि मैंने यहां थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, मैंने बोला फ्रिक्शन पूरा BD तक है, D तक फ्रिक्शन है, ऐसे बोला मैंने। अगर मैं D तक फ्रिक्शन ना बोलूं तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा डफ हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा आसान बनाने के लिए बोला कि D तक फ्रिक्शन है।
तो जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा तो एक साथ दो दो जगहों पर हमारी एनर्जी खर्च हो रही होगी। बोलो कहां कहां? स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। शाबाश, वेरी गुड। स्प्रिंग को प्रेस करने में भी एनर्जी खर्च हो रही होगी, और स्प्रिंग को प्रेस करते करते जमीन पे घसते हुए आगे चलना है तो फ्रिक्शन भी हमारी एनर्जी खा रहा होगा। आया कि नहीं आया समझ? यस सर। हाँ, तो ये जो बची कुची 0.11 इतनी हमारी एनर्जी है, 0.11, ये खर्च होगी स्प्रिंग कंप्रेस करने के लिए, यानी कि स्प्रिंग में एनर्जी भरने के लिए, प्लस फ्रिक्शनल वर्क डन। क्लियर हुई बेटा बात? यस सर। अब स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो क्या हम उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी अंदर भर देते हैं? यस। फॉर्मूला क्या है एनर्जी भरने का? याद आया? कुछ याद आया? स्प्रिंग की एनर्जी यस। हाफ Yes, एक्स sir. स्क्वायर। अब देखो ये स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे प्रेस करके यहां तक ले आता हूं, जस्ट इमेजिन करो कि इस स्प्रिंग को प्रेस करके मैं यहां तक ले आया, तो हो सकता है यहां से यहां तक मैंने एक्स इतना डिस्टेंस कवर किया, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ? एक्स। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी कन्वर्जन मिला, स्प्रिंग के जो अंदर एनर्जी गई होगी, उसे हमें लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। प्लस क्या इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा होगा? यस। और फ्रिक्शन का वर्क डन ऐसे लिखा जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स फ्रिक्शन का, डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्योंकि यहां से आगे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स बोलना पड़ेगा आपको। क्लियर हुई बेटा बात? यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एंड वी आर डन विथ। ये हो गया हाफ। जहां तक मुझे याद आ रहा है के का वैल्यू भी 2 ही बताया है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट 2 मीटर, नेचुरल लेंथ 1 मीटर है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो। चलो, फोर्स कांस्टेंट 1 मीटर, ठीक है, सॉरी 2 मीटर इनटू, अब स्प्रिंग को कितना प्रेस किया जाएगा हमें ये पता नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आएगा म्यू के इनटू इट्स नॉर्मल रिएक्शन mg इनटू अगेन x। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 0.11 इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कट गया, इधर आया x का स्क्वायर, म्यू के 0.2, this is 0.5, this is 10 into this is x। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.11 x का स्क्वायर प्लस x। समझे बेटा? चेक कर लो कैलकुलेशन। ओके है? Yes, sir. यस सर। तो अब हमको यहां मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमको। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, प्रॉपर रीअरेंजमेंट। देखो ये 10, 5.2 है ना, सही है ना? 1 हो गया ना? Yes, sir. तो इफ आई जस्ट रीअरेंज इट इनटू अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या मुझे ऐसा मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0.11 इज इक्वल टू 0। बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। आप इसको सिंपल करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी जो है वो ऐसी होगी, 10x माइनस 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यस, बराबर है। आप इसको सॉल्व करें। मल्टीप्लीकेशन जो है ये 11 होना चाहिए, माइनस 11, और नंबर्स की एडिशन करेंगे तो 100x आ जाना चाहिए। आप इसको सॉल्व करें तो यही मिलेगा आपको।
या आपको अगर ऐसे नहीं जम रहा है तो फिर वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a का फॉर्मूला याद है, Yes, sir. वो लगाना पड़ेगा। एनी हाउ ऐसे दो रूट्स मिलते हैं। अब पहला रूट इसका क्या मिल सकता है, 10x minus 1 is equal to 0, 10x is equal to 1, x is equal to 1 by 10, यानी कि x is equal to 0.1 0.1। चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम मीटर में लिखेंगे। दूसरा रूट इसका क्या मिल सकता है, 10x plus 11 is equal to 0, minus is 1.1 equal to minus 11, यानी कि x is equal to minus 1.1 मीटर। अब ये नेगेटिव में नहीं आ सकता क्योंकि हम बस इसे डिस्टेंस की तरह देख रहे हैं, तो ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं आएगा। तो फिर हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। कितना डिस्टेंस इसने स्प्रिंग को दबाया, 0.1 0.1 मीटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये यहीं रुकेगा, क्या स्प्रिंग की तरफ से झटका खा के वापस जाएगा। वापस जाएगा और भी। अब ये चेक करना पड़ेगा, ये यूं ही हम नहीं बोल सकते। आए इस बात को मैं आपको समझाता हूं। ये है अपनी स्प्रिंग और ब्लॉक का अरेंजमेंट। ये ब्लॉक है, ये नीचे फ्लोर है, बहुत ध्यान से सुनना आप। और ये बेटा इसकी स्प्रिंग है जो कि अब कुछ हद तक कंप्रेस हो चुकी है। क्या स्प्रिंग की वजह से इस पर एक झटके वाला फोर्स kx इधर आएगा, Yes. क्योंकि स्प्रिंग उसको उस साइड दबाएगी, करेक्ट है। Yes. स्प्रिंग दबी तो स्प्रिंग ब्लॉक को उधर ढकेलेगी। अच्छा, ब्लॉक को अगर स्प्रिंग इधर ढकेल रही है तो क्या इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन का फोर्स भी आएगा नीचे की तरफ? Yes. ध्यान से देखें तो वो इस तरफ आएगा, क्योंकि स्प्रिंग वाला फोर्स इस ब्लॉक को कहां पुश कर रहा है, लेफ्ट में। तो फ्रिक्शन का फोर्स उसको जाने से रोकने की कोशिश करने के लिए कहां उसको अपोज Right. करेगा, राइट में। Right. और गौर करो मैंने यहाँ पे एफ एस लिखा, एफ के नहीं लिखा, क्योंकि ये ब्लॉक कंप्रेस होने के बाद अब थोड़ा सा रुक गया है। अब स्प्रिंग उसको उधर पुश कर रही है, तो जब वो रुकी हुई हालत में पहुंचेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, static हाँ। अब आप kx का वैल्यू निकालो, kx का वैल्यू निकालो आप। k का वैल्यू तो 2 बताया गया, x का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला 0.1, यानी कि 0.2 न्यूटन की ताकत से इस ब्लॉक को स्प्रिंग पुश कर रही है। फिर आप fs का वैल्यू निकालो। fs का वैल्यू होता है बेटा म्यू एन एम जी, सॉरी म्यू एस एन, ठीक है ना, म्यू एस एन। तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज को जल्दी से क्लिक कर पाएंगे। एन का वैल्यू एम जी है ना, ये एन और ये नीचे की तरफ एम जी, ये समझ पा रहे हैं ना बेटा। Yes. yes Yes. सो fs विल बी इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू जहां तक मुझे याद है 0.22 है, 0.22 yes sir. नहीं, देखो 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 0.22, ओके। म्यू का वैल्यू हमें बताया है 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10, तो fs इज इक्वल टू 2 या 0.22 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, 0.22 मल्टीप्लाइड बाय 5 बताइए कितना होगा, 1.1. 1.1 न्यूटन। अब किसमें ज्यादा ताकत है, स्प्रिंग वाले फोर्स में 1.1 ज्यादा ताकत है क्या एफएस में ज्यादा ताकत है उसको होल्ड करें, FS. fs तो क्या स्प्रिंग की फोर्स इस ब्लॉक को इस जगह से हटा पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो 1.1 तक आ सकता है और स्प्रिंग का फोर्स तो खाली 0.2 लग रहा है। समझे नहीं समझे? Yes. तो सवाल ही पैदा होता है अब कि क्या स्प्रिंग वाला फोर्स इस ब्लॉक को इस जगह से हटा पाएगा? No. नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंडीशन ऐसी बनी कि Fs इज ग्रेटर देन Kx, हेंस ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, रुक गया ब्लॉक। अब हमारे फाइनल क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि ये ब्लॉक चला कितना, टोटल डिस्टेंस
मूव्ड बाय ब्लॉक। टोटल ये चला कितना, तो निकला कहां से वो ए से, ए से बी कितना डिस्टेंस, मीटर 2 मीटर, शाबाश। बी से सी कितना, 2.14 मीटर शाबाश। और उसके बाद और आगे भी थोड़ा गया ना, एक्स। यस हाँ, तो टोटल कितना चला बेटा वो, ऐसे लिखेंगे ए से बी प्लस बी से सी प्लस एक्स। ए से बी 2.14 और एक्स हमने निकाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले 0.1 मीटर। कितना हुआ टोटल मिला के, 4.24 4.24 मीटर। तो ये है सारी कहानी, ये है सारी कहानी, है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन। यस आप देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, खाली एक ब्लॉक को जोर से फेंके और स्प्रिंग को जाके कंप्रेस कर रहा है, बस इतना चाहिए। देखा जाए तो इतना ही है, लेकिन है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार, इस लिहाज से कि इसमें एनर्जी के कैलकुलेशन इतने वर्सटाइल हैं कि हमको हर एक बात पे बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है। ठीक हो गई बेटा बात? यस सर अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो, फिर हम लोग इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। कि अगर ये फ्रिक्शन सिर्फ सी तक होता, आगे फ्रिक्शन नहीं होता, सी से डी स्मूथ सरफेस रहता, तो क्या होता? तो वो बॉक्स पीछे जाता। हाँ, वो बॉक्स पीछे जाता, एक ये चीज होती। दूसरी चीज, यहां जब हम 0.11 एनर्जी से यहां हिट कर रहे थे ना, तो हमारी एनर्जी थोड़ी फ्रिक्शन में गई थी और थोड़ी स्प्रिंग में गई थी, तो वो फ्रिक्शन में भी एनर्जी हमारी नहीं खर्च होती, ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग में ही जाती है हमारी एनर्जी पूरी। तो हम 0.1 से ज्यादा कंप्रेस कर देते उसको। समझे क्या बात को? यस सर देखो 0.11 बची थी हमारी, तो उसमें थोड़ा फ्रिक्शन में गया ना हमारा, अगर वहां फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये भी नहीं जाता था ना। तो सब कुछ एनर्जी किसको मिलती, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस होती थी, एक बात ये। दूसरी बात ये, स्प्रिंग जितना ज्यादा कंप्रेस होती उतनी ताकत से वापस उसको ढकेलती उधर, फिर वो अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू करता। पता नहीं यहाँ वापस आता क्या, बीच में और एनर्जी लॉस हो गई, यहीं रुक जाता, या क्या होता पता नहीं, और कहानी लंबी चौड़ी हो जाती है इसमें। तो मैं जो स्टार्ट में लेक्चर के आपको बता रहा था कि यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, वो इस लिहाज से डिफिकल्टी आती है कि हमको सिचुएशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन एकदम आसान है। घबराए तो नहीं ना, डरे तो नहीं ना? दोनों प्रॉब्लम लिए मैंने, दोनों प्रॉब्लम थोड़े से ऐसे ही थे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था। गलत सही भी बता दिया मैंने आपको अच्छे से, रॉन्ग और राइट, और ये सब कुछ क्लियर हो गया बेटा बात? यस सर अब देखो, ये घर पे बैठ के अकेले बुक में से देख के नहीं समझ में आता है, इसको कहीं ना कहीं टीचिंग की जरूरत होती है, और प्रॉपर तरीके से टीचिंग की जरूरत होती है। स्टेप्स आपको जब तक सब बताए नहीं जाएंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। और इसमें खास बात यह है कि एक बार आपका माइंड इस थॉट प्रोसेस में आ जाता है कि मुझे एनर्जी के लॉसेस, उसके कैलकुलेशंस कहां कहां कौन कौन से चेक पॉइंट्स पर करने हैं, एक बार ये थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में बैठ गया तो उसके बाद फिर आपको हेल्प की जरूरत नहीं होगी, आप अपना काम खुद कर सकते हो। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, फिर यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग।